हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे कल पार्ट 1 हो गया था हमारा। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए थे हम लोग प्रकाश संश्लेषण तक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तक हम लोग पढ़ लिए थे, प्रकाश संश्लेषण तक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 हो रहा है, चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम जिसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हमने एक समीकरण पढ़ा था। जिसे इसको याद है वो एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि मैंने क्या लिखाया था आपको समीकरण में। ठीक है, समीकरण में मैंने क्या लिखवाया था। ओके, आइए चलते हैं। पहले हम देखते हैं समीकरण में मैं लिखवाया था 6CO2 प्लस 12 H2O एरो चिन्ह। इसमें प्रकाश की किरण होगा। ठीक है, प्रकाश का किरण होगा और आपका क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ओके, फिर C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज या ग्लूकोज भी होता है, या ग्लूकोज कोई सा लिख सकते हैं। 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये क्या है? एक आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये अब पता होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ये हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम देखेंगे, अभी हम केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए पहले हम देखते हैं, पहले हम चलते हैं। अब हमको टॉपिक क्या पढ़ना है? टॉपिक देखिए, टॉपिक नेम लिखिए प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं। ठीक है, अवस्थाएं हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। तो हम लिखेंगे उत्तर प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं हैं। कौन कौन सा है? दो अवस्थाएं। ठीक है, तो दो अवस्थाएं में कौन कौन सा हो जाता है? तो पहला हम लिखेंगे प्रकाशीय क्रियाएं, प्रकाशीय क्रियाएं। ठीक है, सॉरी, प्रकाशीय क्रियाएं। ठीक है, प्रकाशीय क्रिया। दूसरा कहेंगे अप्रकाशीय क्रिया। क्या होता है? अप्रकाशीय क्रिया, ठीक है, अप्रकाशीय क्रिया। ओके, तो प्रकाशीय क्रिया को हम अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसको कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शन। अब वही अगर हम बात करें किसकी, वही अगर बात करें हम अप्रकाशीय क्रिया की। ठीक है, अप्रकाशीय क्रिया की, तो उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन। ओके, कंप्लीट है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट। ओके, तो बताइए, हमने दो पढ़ा अभी। पहला मैंने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं। तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं। कौन कौन सी? तो कहेंगे पहला प्रकाशीय क्रिया जिसे फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा आपका अप्रकाशीय क्रिया जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कंप्लीट है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आइए पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले आप देखेंगे प्रकाशीय क्रियाएं। तो कहेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, वैसी क्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में
उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति, ओके, उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति में संपन्न होता है, संपन्न होता है, उसे प्रकाशीय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय क्रियाएं, ठीक है, प्रकाशीय क्रियाएं कहते हैं। कंप्लीट है, प्रकाशीय क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। यह इसे यहाँ पे एक टॉपिक लिख लीजिए, इसे हील रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हील रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा लिखेंगे हम, ठीक है, दूसरा हम क्या लिखेंगे? तो कहेंगे यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में, क्या होता है? ग्रेना भाग में पाया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो प्रकाशीय क्रिया है वह क्लोरोफिल के किस भाग में पाया जाता है? तो कहेंगे ग्रेना। ये ग्रेना जो भाग देख रहे हैं आप, ये ग्रेना भाग, इसमें आपको पाया जाता है। कंप्लीट है, और इसे हील रिएक्शन भी कहते हैं। कंप्लीट है, ओके। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, ठीक है, मतलब अगले अपने प्रकार पर। पहला प्रकार तो हो गया अप्रकाशीय क्रियाएं, प्रकाशीय क्रियाएं। अब चलते हैं अप्रकाशीय क्रियाएं क्या होता है, ठीक है। लिखेंगे अप्रकाशीय क्रियाएं, ठीक है, अप्रकाशीय क्रियाएं, ठीक है। ये क्या होता है? तो कहेंगे देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसी के विपरीत अगर अपोजिट कहें तो कहेंगे प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है, अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? अप्रकाशीय क्रियाएं कहते हैं, अप्रकाशीय क्रियाएं कहते हैं। कंप्लीट है, बताइए जल्दी, ओके, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, यह अस्ट्रोमा अर्थात एक ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? एक ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? एक ऊतक में पाया जाता है, एक ऊतक में संपन्न होता है, एक ऊतक में संपन्न होता है, ओके। तो बताइए आपने क्या पढ़ा? तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं मुख्य है। पहला मैंने देखा प्रकाशीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया क्या होता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को हम कहते हैं प्रकाशीय क्रिया कहते हैं। इसे मतलब प्रकाशीय क्रिया को हम हील रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। हील रिएक्शन ये क्लोरोफिल के क्या होता है? ग्रेना भाग में क्या पाया जाता है? प्रकाशीय क्रिया पाया जाता है। और अप्रकाशीय क्रिया क्या होता है? प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को हम कहते हैं तो अप्रकाशीय क्रिया कहते हैं, ठीक है। यह स्ट्रोमा एक ऊतक में पाया जाता है, कंप्लीट है, संपन्न होता है, कंप्लीट है, ओके। हमने इतना समझ लिया, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लीन करता हूँ। आगे है ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है उपचयन है ना, उपापचय क्या है? ठीक है, उपापचय क्या है? ठीक है, उपापचय, ओके। उपापचय क्या है? तो कहेंगे देखिए, क्या लिखेंगे उत्तर? कहेंगे जंतुओं के शरीर में, ठीक है, या सजीवों के शरीर में, ठीक है, सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली रासायनिक क्रिया को उपापचय कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। इसमें एक टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है, इसमें एक टॉपिक याद रखिएगा। एक होता है उपचय,
सॉरी उपचय नहीं, उपापचय, उपाचय, ठीक है, उपाचय, एक होता है अपचय, अपचय, ठीक है, उपाचय और अपचय, ठीक है, उपाचय, एक होता है उपापचय, उपापचय होता है ना, उपाचय, ठीक है, उपाचय, और एक होता है अपपचय, ठीक है, अपपचय, ठीक है, अपपचय, ठीक है, ओके। इसमें क्या लिखना है तो देखते हैं, उपापचय को हम, ये क्या होता है, यह अणु को जोड़ता है, यह अणु में जुड़ता है, यह अणु में बिखरता है, ठीक है, ओके ओके, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसमें अणु टूटता है, ठीक है, इसमें अणु क्या होता है, जुड़ता है, इसमें अणु जुड़ता है, इसमें अणु बिखरता है, ठीक है, ओके। उपापचय समझ गए आप। सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली ये जो रासायनिक क्रिया आप लिख रहे हैं, ठीक है, रासायनिक क्रिया है को क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहते हैं, ठीक है। एक होता है उपाचय, एक होता है अपपचय, ठीक है, अपपचय। उपाचय में क्या होता है, इसमें जो अणु होता है वो जुड़ता है, और आपका वो अपपचय में क्या होता है, इसमें अणु क्या होता है, बिखरता है। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो कहेंगे अब हम चलते हैं, ये तो हुआ आपका पादप पोतम में हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम जंतु में। जंतु में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, जंतुओं में, ठीक है, अब जंतुओं में पोषण चलते हैं, ठीक है। टॉपिक लिखिए जंतुओं में पोषण, जंतु में पोषण लिख लीजिएगा, ठीक है, जंतु में पोषण लिखिए, ठीक, जंतु में पोषण कैसे होता है, जैसे देखिए लिखेंगे क्या, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। पादप अपने भोजन के लिए, पादप अपना भोजन, ठीक है, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, परंतु जंतु पेड़ पौधों पर, जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, वैसा जीव निर्भर रहता है, ठीक है। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है, उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं, ठीक है, विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। कभी है, देखिए जंतुओं में पोषण कई चरणों में होता है, चरणों में होता है, ठीक है। जंतुओं में पोषण क्या होता है, कई चरणों में होता है, ठीक है। जैसे एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या होता है वो चरण। तो पहला हमारा चरण होता है अंतःग्रहण, ठीक है, अंतःग्रहण होता है, ठीक है, अंतःग्रहण इसमें भी रेफ रहेगा, ठीक है, अंतःग्रहण क्या होता है, जंतुओं द्वारा भोजन को ग्रहण करना, जंतुओं द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है, अंतःग्रहण
अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, अंतःग्रहण क्या होता है? तो कहेंगे जंतुओं द्वारा भोजन को ग्रहण करना क्या कहता है? तो अंतःग्रहण कहलाता है। कंप्लीट है। तो हमने देखा जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है, तो कहेंगे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, परंतु जो जंतु होता है, ठीक है, परंतु जो बहुत गर्म होता है, देखिए जंतुओं में पोषण जो होता है, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, परंतु जो जंतु होता है भोजन के लिए पेड़ पौधों पर क्या होता है? निर्भर रहता है। ठीक है, पेड़ पौधों पर क्या होता है? निर्भर रहता है। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। जंतुओं में पोषण कई जरूर होता है। पहले हम पहला चरण देख सकते हैं, अंतःग्रहण चरण। ठीक है, अंतःग्रहण जिसमें जंतु द्वारा भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, अंतःग्रहण कहलाता है। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे पहला आप समझ गए, आगे चलते हैं। अगला है आपका पाचन। पाचन, ठीक है, पाचन में क्या होता है? ठीक है, पाचन में क्या होता है? ओके, पाचन जंतु के शरीर में जंतुओं के शरीर में जंतुओं के शरीर के अंदर भोजन का विखंडित होना दोस्तों कई परिस्थिति आ गई थी, जैसे स्टोरेज भरने के कारण वीडियो क्या हुआ था? कट गया था, तो मैं फिर से उसमें वीडियो जोड़ा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जंतुओं के शरीर के अंदर भोजन का विखंडित होना, ठीक है, विखंडित होना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन कहलाता है। तो ये होगा पाचन के बारे में। एक अब टॉपिक आता है, एक जिसे हम कहते हैं अवशोषण। ठीक है, जिसे कहते हैं अवशोषण। तीसरा लिखेंगे अवशोषण। ठीक है, अवशोषण इसमें क्या होता है? ठीक है, अवशोषण में क्या होता है? तो कहेंगे, देखिए कहेंगे पाचन के फलस्वरूप भोजन के सरल अणुओं को, ठीक है, पाचन के चलिए आइए, वीडियो थोड़ा कट कर रहा है, इसको ऐड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों को अवशोषण क्या होता है? तो कहें पाचन के फलस्वरूप भोजन का सरल अणु में विखंडित होकर ठीक है, विखंडित होकर आंत द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाना ही क्या कहता है? अवशोषण कहलाता है। क्या कहता है? अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अवशोषण कहलाता है। कंप्लीट है, बताइए जल्दी। ठीक है, अवशोषण बता देंगे आप। ओके, आगे चलते हैं। आगे है स्वांगीकरण। ठीक है, क्या नाम है? स्वांगीकरण। आइए स्वांगीकरण देखते हैं। चौथा है स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण क्या होता है? तो कहेंगे, देखिए पोषण के जिस चरण में
ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन, उत्पादन एवं जीव द्रव का निर्माण होता है, निर्माण होता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कहते हैं। कंप्लीट है। पांचवा देखिए, पांचवा है बहिष्करण। क्या नाम है? बहिष्करण, बहिष्करण। ठीक है, बहिष्करण क्या होता है? तो कहेंगे, देखिए बहिष्करण अगर समझना हो तो कहेंगे ना, अपशिष्ट पदार्थों का, भोज्य पदार्थों से, मतलब सॉरी खाद्य पदार्थों से निर्मित अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का मल द्वारा बाहर निकलना ही बहिष्करण कहलाता है। क्या कहते हैं? बहिष्करण कहलाता है। कंप्लीट है, बताइए। बहिष्करण कहलाता है। कंप्लीट है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो स्वांगीकरण बताएंगे पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन एवं उस जीव द्रव्य का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे आपका स्वांगीकरण कहते हैं। बहिष्करण क्या होता है? खाद्य पदार्थों से निर्मित अपशिष्ट पदार्थों का मल द्वारा यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, मल द्वारा बाहर निकलना ही बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, बहिष्करण कहलाता है। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सजीव, कौन जीव सजीव है? या कैसे क्वेश्चन क्या है? कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए आप किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? ठीक है, किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? तो कहेंगे, देखिए कहेंगे कोई भी वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए हम श्वसन मापदंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, कृषि श्वसन प्रक्रिया द्वारा जीवों को ऊर्जा मिलती है और वह उस ऊर्जा के माध्यम से कार्य को संपन्न करते हैं। क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। संपन्न करते हैं। तो बताइए, तो आप लिख लेंगे कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए आप किस मापदंड का प्रयोग करेंगे? तो कोई भी वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए हम श्वसन मापदंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया द्वारा जीवों को ऊर्जा मिलती है और वह उस ऊर्जा के माध्यम से कार्य को संपन्न करते हैं। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे चले,
आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हमेशा 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कभी कभी आता है, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से ये भी क्वेश्चन जो अभी लिखवाए थे हम, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक और मैं क्वेश्चन है, अमीबा का सचित्र वर्णन करें। सचित्र मतलब चित्र भी बनाना है और वर्णन भी करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, ठीक है, समझिएगा। लिखेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो ठीक है। अमीबा एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित है, जिसका आकार अनिश्चित है। वह ठीक है वह अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है, पकड़ता है, ठीक है। अमीबा क्या कह सकते हैं, तो अमीबा भोजन के रूप में शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु को अपने अंगुली नुमा संरचना द्वारा अपने भोजन को देखिए, अपने से लिखना है बस, क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट की है इसमें, उसको बस याद करना है, ठीक है। मैं अपने से लिख रहा हूँ, बुक के अनुसार मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अंगुली नुमा संरचना द्वारा, लेकिन इसको भी लिखेंगे तो मैं भी इसको लिखा था तो मुझे 5 नंबर मिला था, ठीक है। तो अंगुली नुमा संरचना द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है, क्या करता है, पकड़ता है, जिसे कूटपाद कहते हैं, ठीक है। कूटपाद कहते हैं। इसका आकार प्याला, ठीक है, सॉरी क्या होता है, प्याला नुमा ना, इसका जो आकार होता है वो प्याले नुमा, ठीक है, प्याले नुमा संरचना होते हैं, प्याले नुमा, इसका आकार प्याले नुमा संरचना के तरह होता है, ठीक है, होता है। पहले इतना देख लीजिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित है। वह अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा भोजन के रूप में शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु को अपने अंगुलीनुमा संरचना द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है, जिसे कूटपाद कहते हैं। इसका आकार प्यालेनुमा संरचना की तरह होता है, ठीक है, ठीक है। ग्रहण किए गए जीवों को विखंडित करने के लिए अमीबा में एंजाइम पाया जाता है। क्या जाता है, अमीबा में कई एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। इसको पहले लिख लीजिए, मैं फिर अगले स्लाइड पर आपको लिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर का प्रश्न 5 नंबर के अनुसार ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना आप लिख लेंगे, ओके।
अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है। वह अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है और अमीबा भोजन के लिए रूप में सवाल आइटम जीवाणु विषाणुओं को अपने अंगुलीनुमा संरचना द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है, जिसे कूटपाद कहते हैं। इसका आकार बेलनानुमा संरचना की तरह होता है। ग्रहण किए गए भोजनों को मतलब ग्रहण किए गए जीवों को विखंडित करने के लिए, ठीक है, विखंडित करने के लिए अमीबा में कई एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, कई एंजाइम पाया जाता है, जैसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसी का उत्तर है, ठीक है, इसी का उत्तर है, ऐसे उत्तर को लिखिएगा, ठीक है, इसी का उत्तर है। अभी मैं चित्र बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे 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 कौन सा पता है तो कहेंगे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, और आपका हो जाएगा आपका एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, ओके। आदि प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, ओके, पाए जाते हैं, इतना लिख देंगे आप, ओके, ठीक है। अमीबा में कई छोटे छोटे रसधानी, ठीक है, रसधानी पाई जाती हैं। अमीबा, ठीक है, अमीबा अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर को ठीक है, ठीक है, अमीबा अपशिष्ट पदार्थों को छिद्र या, ठीक है, छिद्र या रसधानी के माध्यम से, या खाद्यान्नी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, खाद्यान्नी ना, या इसे रसधानी ले लीजिए, रसधानी के माध्यम से निकालता है, ठीक है, निकालता है, ओके। तो ये हुआ अमीबा के बारे में हम कुछ जानकारी, ठीक है। तो आते हैं चित्र पर, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, फिर एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद हम अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को डाइन कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक ही चैप्टर को हम, श्वसन तो बहुत आसान चैप्टर है हमको लगता है, वो भी एक, ठीक है, ये आपका गया अमीबा, ठीक है, ये एक केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक होता है, ठीक है। फिर क्या करेगा वो, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीव है, ठीक है, ये हमारा हो गया जीवाणु हो गया, ठीक है, जीवाणु, ओके। इसको पकड़ने के लिए क्या करेगा ये, ठीक है। तो पहले ऐसा था और अब पकड़ने के लिए ये थोड़ा सा मैं, ठीक है, ये पकड़ने के लिए अब जो ये देखिए, ये जो है ये कूटपाद है, क्या है, कूटपाद, ठीक है, कूटपाद है ये, ठीक है, कूटपाद है, ओके। तो ये पकड़ने के लिए ऐसे करता है, ओके। फिन क्या करेगा ये, फिर यहाँ पे देखिए, फिन अब उस जीव को अंदर ग्रहण कर लेगा, ठीक है, अंदर ग्रहण कर लेगा, ओके, अंदर ग्रहण कर लेगा, ओके। और फिर जब मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ को निकालना हो, ठीक है, ऐसे आप चित्र बना सकते हैं, और जब अपशिष्ट पदार्थ को निकालना हो तो इस माध्यम से वह अपशिष्ट पदार्थों को निकाल सकता है, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, निकलते हैं, कंप्लीट है, ओके। तो ये चित्र आप बना लेंगे आप, ठीक है। देखिए
अमीबा का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है, वो कैसे भी हाथ घुमा देंगे अमीबा बन जाएगा। कंप्लीट है। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो लास्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार मैट्रिक में बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में वो पूछा है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है जलीय जीव और स्थलीय जीव, ठीक है। जलीय जीव और स्थलीय जीव, जलीय जीव और स्थलीय जीव क्या करते हैं? जलीय जीव और स्थलीय जीव क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा पहले, क्वेश्चन लिख लेते हैं। श्वसन के लिए, ठीक है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त, ठीक है। ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, दिशा में, ठीक है। दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा, जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है, ठीक है। स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार परीक्षाओं में, अगर आप बात करें तो कई परीक्षाओं में मैंने देखा है, ठीक है। कई परीक्षाओं में मैंने देखा है इस सवाल को, ठीक है। तो लिखने के लिए हम लिखेंगे जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिससे उनको ऊर्जा कम मिलती है, ठीक है। कम मिलती है, ओके, कम मिलती है। स्थलीय जीव को अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे तू चुपचाप होने जाना, दिमाग खराब मिलता, जिससे उनको अधिक ऊर्जा, स्थलीय जीव अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे उनको अधिक ऊर्जा मिलती है। स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा अधिक कार्य करता है, ठीक है। कार्य करता है। तो ये हुए आपके कुछ प्रश्न, ठीक है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए दिशाओं में, ठीक है, करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस लाभ की स्थिति में होता है? तो कहेंगे जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव अधिक मात्रा ऑक्सीजन, अधिक मात्रा में, ठीक है। अधिक मात्रा यहाँ पर लिख लीजिएगा, अधिक मात्रा में
ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है जिससे उनको ऊर्जा कम मिलती है। स्थलीय जीव अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं जिससे उनको अधिक ऊर्जा मिलती है। स्थलीय जीव जलीय जीव की अपेक्षा अधिक कार्य करता है। ठीक है, कंप्लीट है। तो ये हुआ आपके लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो और क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम एक और पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम मानव पाचन तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, वही एक लास्ट टॉपिक बचा है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।